गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज वेज पॉलिसी इन इंडिया। अभी तक हमने कंपनसेशन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, इंसेंटिव्स के बारे में पढ़ा था, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द कंपनसेशन और सैलरी सिस्टम ऑफ एनी एम्प्लॉय, ये सब हमने डिस्कस किया था। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द वेज पॉलिसी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू विच द वेजेस एंड सैलरीज और द टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ एनी एम्प्लॉय इज मेड। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। So a national wage policy aims at establishing wages at the highest possible level, which the economic conditions of the country permit, and ensuring that the wage earner get a fair share of the increased prosperity of the country as a whole, resulting from the economic development. तो जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री में हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हर वेज अर्नर को एक फेयर शेयर मिल जाए, उसका उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, उसके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, उसके जॉब वर्थ के हिसाब से। ओके, सो नेशनल वेज पॉलिसी यही इसका उद्देश्य है कि जो भी हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग द बेस्ट हम एक वेज अर्नर को, एक वर्कर को, एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर पाए। तो एज वी कैन सी बाय दिस स्टेटमेंट दैट अगर हम पहले की बात करते हैं तो क्या था कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना नहीं था, तो जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी जो उनकी वेजेस एंड सैलरीज हैं वो उतने ज्यादा नहीं थे। बट नाउ एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ बेटर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, तो जो सैलरीज हैं या जो भी कंपनसेशन एम्प्लॉयज को और वर्कर्स को मिल रहा है वो अब क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है, बेटर हो चुका है। इकोनॉमी और डेवलप करेगी, हमारी जो नेशनल इनकम जीडीपी वगैरह और इंक्रीज करेगी, तो सैलरीज और बेटर होंगी, वेजेस और बेटर होंगी। ओके, now there are certain objectives of wage policy. Number 1, to eliminate malpractices in the payment of wages. कई जगह बहुत बैड प्रैक्टिसेस चलती है कि कुछ जो टॉप लेवल एम्प्लॉयज है उनकी बहुत हायर पे होती है और वर्कर्स जो है उनको बिल्कुल एक्सप्लॉइट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ देयर वेजेस। ओके, उन्हें बहुत कम वेजेस प्रोवाइड किए थे। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है नेशनल वेज पॉलिसी का कि इस तरीके की माल प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट किया जाए, हटाया जाए, और एटलीस्ट जो मिनिमम वेजेस, फेयर वेजेस और जो भी नॉमिनल वेजेस उनको मिलने चाहिए वो उनको मिले। टू सेट मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स हुज बार्गेनिंग पोजीशन इज वीक ड्यू टू द फैक्ट दैट दे आर अनऑर्गेनाइज्ड। ओके, सो उन पर्टिकुलर वर्कर्स के लिए एक मिनिमम वेज सेट कर दिए जाएं जो उनकी बार्गेनिंग पोजीशन बहुत वीक है, जो एक्सप्लॉइटेबल है, स्पेशली इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो अच्छा पेमेंट होता है, अच्छा सैलरीज, अच्छे वेजेस मिलते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कि जहाँ पे ईंटे की भट्टे हैं, कहीं पर कोई ऐसे सीमेंट की फैक्ट्री है, कोई कुछ इस तरीके का मिनरल ओर का काम हो रहा है जहाँ पे बहुत हार्डकोर मैनुअल वर्क लिया जा रहा है वर्कर से, बहुत ही फिजिकल कंडीशन बहुत उनकी हैजार्डस हैं, तो उन जगहों पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो है एक मिनिमम वेज सेट कर दिया जाए वर्कर के, ताकि उनको एटलीस्ट पेमेंट ऑफ वेजेस के टर्म्स में एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो से दैट द ऑब्जेक्टिव कुड बी द टू एलिमिनेट और टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द वेज डिफरेंशियल्स इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देन टू रेशनलाइज इंटर ऑक्यूपेशनल, इंटर इंडस्ट्रियल एंड इंटर रीजनल वेज डिफरेंशियल। ठीक है, हर रीजन के हिसाब से वेज, रीजन मतलब एरिया के हिसाब से वेज डिफरेंशियल डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि कहीं पर महंगाई ज्यादा है तो वहां पे डेनेस अलाउंस ज्यादा मिलेगा, कहीं पर कम है तो वहां पर कम मिलेगा। ओके, ऑक्यूपेशनल है कि कुछ जैसे कि आईटी सेक्टर है या कुछ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन है लाइक डॉक्टर्स हैं। ओके, तो अलग अलग प्रोफेशंस में, अलग अलग ऑक्यूपेशंस में जो वेज डिफरेंशियल है ऑब्वियसली वो डिफर करेगा अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ जॉब, द वर्किंग कंडीशंस एंड द स्किल सेट रिक्वायर्ड। देन इंडस्ट्रियल, हर इंडस्ट्री में अलग होगा, जैसे मैंने कहा कि आईटी सेक्टर में काफी अच्छा पेमेंट होता है। ओके, तो ये इस डिफरेंशियल को, जो ये डिफरेंस है वेजेस का अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग ऑक्यूपेशंस में, इनको रेशनलाइज किया जाए, इसका लॉजिक बताया जाए कि अगर इतना पेमेंट हो रहा है, ये डिफरेंस है तो क्यों है। ठीक है, तो इस तरह से जो इरेशनल डिस्पैरिटी है उसको हटाया जाए। टू एंश्योर द रिडक्शन ऑफ डिस्पैरिटीज ऑफ वेजेस
एंड सैलरीज बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर इन अ फेज मैनर। आप देखते होंगे कि प्राइवेट सेक्टर में सेम जॉब के लिए, जो अगर मान लो क्लरिकल जॉब की ही बात करते हो, सेम डेजिग्नेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर में जहां एक बंदे को 8 से 10,000 रुपए ही मिल रहे हैं मात्र, वहीं पर एक गवर्नमेंट सेक्टर में सेम क्लर्क जो है वो 60 से 70,000 रुपीज ले रहा है सेम वर्क के लिए, और उसको इनफैक्ट वर्क भी उतना नहीं करना पड़ा, वर्कलोड भी कम है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इतना ज्यादा उसको वर्कलोड दिया जा रहा है, उसके बाद भी उसको उतनी पेमेंट नहीं हो रही है। तो इस तरीके की जो डिस्पैरिटी यानी कि असमानता है वेज सैलरीज के रिगार्डिंग प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, उनको भी हटाया जाए। ये भी वेज पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव है। टू कंपनसेट वर्कर्स फॉर द रेज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सच अ मैनर दैट इन द प्रोसेस द रेशियो कुड बी मेंटेन। सो जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके अकॉर्डिंग भी एम्प्लॉय को पे किया जाए, जो भी वर्कर है उसको कंपनसेट किया जाए। ओके, टू प्रोवाइड फॉर द ग्रोथ एंड प्रमोशन ऑफ द ट्रेड यूनियंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो जो भी हमारे ट्रेड यूनियंस हैं, ओके, जो कि लेबर्स की यूनियंस हैं, तो उनके यूनियन, उनके फॉर्मेशन को, उनके एग्जिस्टेंस को, ग्रोथ को, उस चीज को प्रमोट किया जाए। और जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है, विच इज अ kind of negotiation, a mutual negotiation between the labor representative and the employers representative, उस चीज को भी प्रमोट किया जाए ताकि जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, they can put their issues in front of the management and can get any kind of solution for that. To obtain for the workers of a just share in the fruit of economic development, और वर्कर्स को भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो भी शेयर है उस तरीके से उनको मिल सके, जो भी डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको इंक्रीज शेयर मिल सके। टू अवॉइड फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ हाई वेजेस टू सच एन एक्सटेंट दैट इट रिजल्ट्स इन सब्सटीट्यूशन ऑफ कैपिटल फॉर लेबर, देयर बाय रिड्यूसिंग द एम्प्लॉयमेंट। सो जो भी मतलब हाई वेजेस जहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उस तरह से उनको जो है एक डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, और जो भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट है उसको रिड्यूस किया जाए। दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट्स, नॉट एम्प्लॉयमेंट। टू प्रिवेंट हाई प्रॉफिटेबिलिटी यूनिट्स विद बेटर कैपेसिटी टू पे अ लेवल ऑफ वेजेस इन अदर सेक्टर्स। ओके, टू परमिट बायलेटरल कलेक्टिव बार्गेनिंग विद इन द नेशनल फ्रेमवर्क सो दैट हाई वेजेस आइलैंड आर नॉट क्रिएटेड। ऐसा होता है कि कुछ जॉब्स में कुछ एक पर्टिकुलर लेवल पे बहुत ज्यादा वेजेस पे हो रहे हैं, ओके, और बाकी जगह पे नहीं हो रहे हैं और लोअर लेवल में, तो इस तरीके की चीज ना हो। तो बायलेटरल मतलब जो दोनों ओर से हो, लेबर्स और जो एम्प्लॉयर्स हैं, दोनों मैनेजमेंट है, उनके दोनों के रिप्रेजेंटेटिव, इस चीज को परमिट किया जाए ताकि वो एक हाई वेज आइलैंड को प्रिवेंट कर सकें। टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम ऑफ पेमेंट, ताकि जो वर्कर्स हैं वो मोटिवेटेड रहे टू वर्क मोर एंड बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीवमेंट। टू ब्रिंग अबाउट अ मोर एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर थ्रू वेज डिफरेंशियल। जो भी हमारे वेज डिफरेंशियल्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम जो भी हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, मैन पावर यूज हो रही है, उनको हम एफिशिएंटली एलोकेट और यूटिलाइज कर पाए। अगर इफ वी हैव डेजिग्नेटेड समवन ऑन अ सर्टेन पोजीशन, तो उसको हम ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पाए उस एलोकेशन के हिसाब से। देन कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस, दैट वाज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेज पॉलिसी in India, and now this wage policy is based on the 3 types of wages. Wages क्या है? Wages is paid to assembly line workers और workers at operational level, जो कि आपके lower level workers होते हैं या operational functional level workers होते हैं, उनको आर्ली, वीकली या मंथली बेसिस पे वेजेस पे होते हैं। मंथली से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, बिकॉज जो हमारे लेबर लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग कभी भी जो उनका वेज पीरियड है वो 30 डेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, इसलिए मंथली से ज्यादा उनको आगे एक्सीड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि 2 महीने में एक बार पेमेंट कर दें, उनको मंथली पेमेंट करनी है। मैक्सिमम हम इस वेज ड्यूरेशन को या वेज पीरियड को 1 मंथ तक स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो आर्ली बेसिस पे पेमेंट होती है वर्कर्स को, वीकली बेसिस पे होती है और मंथली बेसिस पे होती है। देन द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस वो वेज होता है जो कि एक पर्टिकुलर वर्कर को बेयर सब्सिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए रिक्वायर्ड होता है। मिनिमम उसको जितनी जरूरत होती है
लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए. इट मस्ट प्रोवाइड नॉट ओनली फॉर द बेयर सब्सिस्टेंस ऑफ लाइफ बट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स बाय प्रोवाइडिंग सम मेजर्स ऑफ एजुकेशन, मेडिकल केयर फॉर देयर डिपेंडेंट्स. Then the living wages. It is not only the bare essential for the worker and his family but also some comfort protection against the ill insurance for old age. तो इसमें थोड़ी सी सोशल सिक्योरिटी भी आती है कि ओल्ड एज के अगेंस्ट आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए. देन कम्स द फेयर वेजेस. फेयर वेजेस इज अ कॉन्सेप्ट विच इज बिटवीन द मिनिमम वेज एंड लिविंग वेज. तो मिनिमम वेज इज द मिनिमम वेज और द लीस्ट वेज विच कैन बी पेड टू अ वर्कर, उससे कम हम नहीं पे कर सकते. फिर आता है कॉन्सेप्ट आपका लिविंग वेज का, जब मिनिमम के साथ में हम थोड़ा सा उसको मेडिकल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द ओल्ड एज, इल इंश्योरेंस कवर. लेकिन जो फेयर वेज है वो कहीं मिनिमम और लिविंग वेज के बीच में लाई करती है. तो मिनिमम वेज तो पे करनी ही करनी है वर्कर को, उसके बाद कंपनी फेयर वेज या लिविंग वेज के कॉन्सेप्ट पे आती है. सो दैट अभी ये सारा कॉन्सेप्ट है कि वेज पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव है, जिसके बेसिस पर वेज पॉलिसी डिसाइड होती है गवर्नमेंट और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में. मिनिमम, लिविंग और फेयर वेजेस क्या होते हैं. देन देयर सर्टेन इनैक्टमेंट्स, एक्ट्स और द लीगल फ्रेमवर्क. ओके, जिस पर कि हमारा पूरा वेज पॉलिसी या वेज एडमिनिस्ट्रेशन निर्भर करता है लीगली. इसमें कुछ एक्ट्स आते हैं जिसमें कि सबसे पहले है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड द वेज बोर्ड्स. सो दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स. थैंक यू.